Good morning students, welcome to the online classes of your Eurocom institutions. तो स्टूडेंट्स कल के वीडियो में मैंने आपको नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी और उसके सूत्र और उसकी बातें बताई थी। आज मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चन छोटे पार्ट में पूछ लिए जाते हैं, एक एक दो नंबर में। ये सब क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आते, बहुत ही सिंपल होते हैं। लॉन्ग में आते हैं आपके पेज करने के सवाल जो मैं आगे पढ़ाऊंगा इस तरीके से। देखिए पहला सवाल क्या लिखा है। देखिए 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया था और ये एक ही दो नंबर में आया होगा, इससे ज्यादा नहीं आया होगा। ये सब छोटे छोटे सवाल है। अभी मैं इस वीडियो में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रमेय भी बताऊंगा, कुछ थ्योरम भी बताऊंगा आपको। यदि ए तथा बी दो घटनाएं हैं ए और बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो घटनाएं ही होती है। दो घटना में से एक घटना दूसरी घटना पर निर्भर करती है। तो अगर ए के घटित होने की प्रायिकता बी के घटित होने पर निर्भर करे तो एक तो इसे बोलते हैं कि सह परिवर्तन प्रायिकता किस पर बी पर, और बी के घटित होने की प्रायिकता ए के घटित होने में निर्भर करे तो इसको बोलते हैं सह परिवर्तन प्रायिकता बी के पर। ठीक है, देखिए क्या दिया है, ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बराबर 0.4, पी ए बराबर एक, पी ए का मतलब ए के घटित होने की प्रायिकता 0.4। अगर के बाहर लगा होता तो 0. तो इसको बोलते हैं एक की घटना घटित होने की प्रायिकता। पीबी का मतलब बी के घटित होने की प्रायिकता, तो बी के घटित होने की प्रायिकता कितनी है 0.8 प्रश्न अनुसार। ये सारी चीजें पहले मैं उतार ले रहा हूँ क्या दिया है। और हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 0.1 दी है। इसको हम पढ़ेंगे बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि ए घटित हो चुकी है, ऐसे तो बताया था। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। पढ़ते क्या है कि बी की ए पर सह प्रतिबंध प्रायिकता। दूसरे शब्दों में हमें बी के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है जबकि ए घटना घटित हो चुकी है, ऐसे समझेंगे। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या करना है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी के घटित होने की प्रायिकता, ये निकालनी है। ठीक है, आप सुनिए। अब आप इन तीनों में देखिए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है पी अपॉन ए। पी अपॉन ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और इसका हमारे पास फार्मूला होता है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं, अभी इसको रहने दीजिए, यहां से सवाल सॉल्व हो सकता है लेकिन इधर से सवाल बड़ा सॉल्व हो सकता है। तो पी बाई ए, इसका क्या सूत्र होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और जहां पर नीचे वाले घटना की प्रायिकता 0 नहीं होनी चाहिए। तो बताइए पी ए के 0 है, पी ए 0 नहीं है। तो अब बताइए पी बी का ये कितना है 0.1। प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए को आप ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और पी ए का मतलब 0.4, तो 0.4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है 0.4 का 0.1 का कितना गुना करके 0.04 आएगा। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब इसका मैंने सूत्र लगाया तो ये चीज आई। हमको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो मैंने आपको सूत्र लिखाया था पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। क्या सूत्र होता है, इसको मैं साफ कर देता हूं, ये सवाल तो हो गया। तो वी नो दैट probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। यही होता है सूत्र। तो हमें P A union B निकालना है, तो इसको ऐसे करके लीजिए। P A कितना है 0.4, P B कितना है 0.8 और P A इंटरसेक्शन B ये कितना निकाला है 0.04। तो आप क्या करेंगे 0.4 में 0.8 आप जोड़ देंगे 1.20 आएगा और 1.20 में 0.04 माइनस कर दीजिए तो 1.16 आ जाएगी। ये इस घटना की क्या होगी प्रायिकता, पी ए यूनियन बी की प्रायिकता। हो गया सवाल का आंसर। अगला क्या है,
अगला सवाल है यदि ई तथा एफ घटना है, यदि ई तथा एफ घटना है किस प्रकार है कि ये साफ हो गया है 0.2 तो देखिए असली बात क्या लिखा है, यदि ई तथा एफ घटनाएं इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दूसरे का सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 0.6, इसका मतलब एक ई के घटित होने की प्रायिकता 0.6 है, एफ के घटित होने की प्रायिकता 0.3 है और ई इंटरसेक्शन एफ इसके घटित होने की प्रायिकता 0.2 है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, ये क्या है तो बताइए। वी नो दैट, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मतलब ई के घटित होने की प्रायिकता निकालना है जबकि एफ घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है। तो इसमें वही सूत्र लगाइए ई ए अपॉन बी, ए का काम ई कर रहा है, बी का काम एफ कर रहा है, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होता था तो ए की जगह ई, इंटरसेक्शन बी की जगह एफ अपॉन बी बी, तो बी और बी की जगह एफ। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 नहीं होनी चाहिए, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 तो है नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 0.2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 0.3, तो इसका आंसर आएगा 2/3, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ आ गया। अब इसी प्रकार हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई निकालेंगे, इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एफ के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि ई घटना घटित हो चुकी है। तो ये फिर से बना कि ए अपॉन बी, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ए एफ इंटरसेक्शन बी ई अपॉन पी बी यानी बी ई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 नहीं होनी चाहिए, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो 0.6 है, 0 तो है नहीं, तो सही है इसका मतलब। और एफ इंटरसेक्शन ई को हम ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, 0.2 अपॉन पीई, पी कितना 0.6, जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1/3। ये सवाल का क्या हो गया आंसर हो जाएगा ये सवाल का। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है तीसरा, दूसरे को भी मैं साथ किए देता हूँ, बोर्ड में जगह हो जाएगी। तीसरे सवाल को मैं पढ़ता हूँ, क्या लिखा है, यदि 2pa बराबर pb बराबर 5/13, तो तीसरे का सॉल्यूशन करना है प्रश्नानुसार 2pa का मतलब ये हुआ कि a के घटित होने की प्रायिकता का 2 गुना, ये तो 2pa का मतलब हुआ, मतलब a के घटित होने की प्रायिकता का 2 गुना और b के घटित होने की प्रायिकता आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि घटना a के घटित होने की प्रायिकता का 2 गुना किसके बराबर है, घटना b के घटित होने की प्रायिकता, और दोनों कितने के बराबर है 5/13 के बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट बना ली, ठीक है। और हमको दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b का मतलब a की सह प्रतिबंध प्रायिकता किस पे b पर, यानी a की सह प्रतिबंध प्रायिकता b पर दी गई कितनी 2/5। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है PA यूनियन B, ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का सूत्र होता है we know that probability of A union B is equal to PA plus PB minus probability of A intersection B, ये सूत्र होता है। लेकिन इस सूत्र को अभी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। इस सवाल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी पता नहीं है, जब इसको यूज करेंगे तब आएगी। जैसे मैंने एक सवाल बताया था पहला नंबर, पीए पीबी मिल जाएगी, पीए और पीबी इस इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगी, तो बस हमको हमें ये अगर मिल जाए सवाल लग जाएगा। तो इसको ढूंढने के लिए जो सवाल में चीजें दी गई उनका यूज करेंगे।
तो समीकरण एक का यूज करेंगे, समीकरण एक से ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण एक क्या है, 2pa बराबर pb बराबर 5/13। तो एक बार हम 2pa को 5/13 के बराबर रख लेंगे, एक बार pb को 5/13 के बराबर रख लेंगे। तो 2pa बराबर कितना, 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 5/26। तो देखिए pa आ गया, pa आ गया, यानी कि इस फार्मूले की एक चीज तो हमने निकाल ली। pb निकालने के लिए सीधा जब बराबर रखें तो pb बराबर कितना, 5/13। तो pa पता चल गया, pb पता चल गया, और इस समीकरण को हमने यूज भी कर लिया। अब हमारे पास बात दिक्कत आ रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ढूंढते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इससे आएगी जो दूसरा समीकरण दिया है। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 2/5। तो इसका मतलब है ए की सेट प्रतिबंध प्रायिकता किस पे, बी पर। तो इसका सूत्र लगाइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे, पीबी का क्या करेंगे, तिरछा गुणा, 2/5 और गुणा पीबी, पीबी कितना है, 5/13। तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 5/13। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया। तो हमें अब तीनों वैल्यू मिल गई। तो समीकरण 2 में सारे मान रख दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको चाहिए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी, 5/13। ये 5/13 प्लस का 5/13 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे 2/13 है। तो 5/13 माइनस 2/13। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो अब एलसीएम ले लीजिए तीनों का, 26, 13 और 13 का एलसीएम। 26, 13 और 13 का एलसीएम 26 आएगा, तो कितना आएगा, 5 प्लस 10 माइनस 4। तो इसका आंसर आएगा 11/26। ये सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो तीसरा सवाल भी लग गया। छोटे छोटे सवाल होते हैं, बस आपको वो सूत्र याद होने चाहिए जो मैंने लास्ट वीडियो में लिखे थे आपको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब चौथा सवाल में क्या लिखा हुआ है बोर्ड में, चौथा सवाल है, चौथे सवाल का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो स्टूडेंट चौथे सवाल का सॉल्यूशन देखिए, यदि ए, बी और सी घटनाओं के घटित होने की प्रायिकताएं क्रमशः 2/5, 1/3 तथा 1/2 है। 3 घटनाएं हैं प्रश्नानुसार, ए बी सी 3 घटनाएं हैं, तीनों के घटित होने की प्रायिकता दी है। तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता यानी पी ए कितने के बराबर है, पी ए है 2/5 के बराबर। घटना बी के घटित होने की प्रायिकता पीबी बराबर कितना, 1/3। और घटना सी के घटित होने की प्रायिकता यानी पीसी बराबर है 1/2। और हमको क्या क्या दिया गया है, तथा हमको दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी दिया है 1/5। और क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1/4। ये सब सारी चीजें हमको दी गई है। तो क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन बी।
इसका मान चाहिए और आपको एक और निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन सी बार, ये चाहिए है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सारी चीजें दी गई है, जो चीज निकालना है जरा उसको ध्यान से देखिए। हमको सबसे पहले निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई डी। तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई डी का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई डी का सीधा मतलब ये है कि सी की सह प्रतिबंध प्रायिकता किस पे, डी पर। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए बाई डी का सूत्र लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यानी सी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो बताइए बी की प्रायिकता 0 है, नहीं है, ठीक है। अब हमको चाहिए इस चीज का मान तभी निकल पाएगा जब इसकी वैल्यू पता हो और इसकी वैल्यू पता हो। तो देखिए पी की तो हमको पता है, हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, और सी इंटरसेक्शन बी को हम घुमा के लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको लिख दिया है बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप देखिए आपके पास सारी चीजें हैं इसको लगाने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आपको दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 1/3। ये 3 सबसे ऊपर आ जाएगा, एक बीच में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई डी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई डी इज इक्वल टू कितना होगा 3/4। पहला आंसर तो आ गया। अब बात करते हैं दूसरे आंसर की। दूसरा आंसर क्या है, हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन सी बार। देखो चाहिए ए बार इंटरसेक्शन सी बार। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, पी को ऐसे लिखिए। और मैंने आपको पिछले वीडियो में एक सूत्र दिखाया था कि अगर मैं ए यूनियन बी का होल बार करूं तो इसको लिखूंगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये तो लिखूंगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं सी को बी बोलूं और इस चीज को पढ़ूं सिर्फ इतने को, और सी को मैं बी बोल दूं तो कितने को पढ़िए ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार को ए यूनियन बी का होल बार लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए यूनियन सी का होल बार, है ना। तो देखिए अब अगर इसको मैं ई सपोज करूं, इसको मैं ई सपोज करूं तो ये बना पी ई बार, और पी ई बार को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई। सब मैंने सूत्र दिखाए थे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं पी ए यूनियन सी, लिख सकता हूं 1 माइनस पी ए यूनियन सी। अब इसमें एक सूत्र और बनेगा, इसकी हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको ये भी सूत्र दिखाया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तभी मैं कह रहा हूं आपको सूत्र सही से याद होने चाहिए। तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और इस सी को क्या बोलिए, इस सी को थोड़ी देर के लिए बी बोल दीजिए। तो सूत्र बना प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का ये सूत्र अप्लाई होगा, और जहां जहां बी होगा वहां वहां सी रखते हैं। कितना आएगा, पी ए प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब चेक करिए, हमारे पास पी ए है, हमारे पास पी ए है, पी सी भी है, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी है, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी है। तो अब इस सूत्र में सारी वैल्यू रख दीजिए, बस इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो चलिए रखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन सी बार इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में पी ए का मान 1/5 प्लस पी बी कितना 1 सॉरी पी सी 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दर ए बार इंटरसेक्शन सी बार, और यहाँ पर 2/5 में 1/5 घटा दीजिए तो 1/5 और प्लस 1/2। अब 1/5 में 1/2 आप एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 7/10 आएगा, और इसको 1 में माइनस कर दीजिए तो आंसर आएगा 3/10, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन सी बार। इसका आंसर कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन सी बार इज इक्वल टू कितना आएगा 3/10 आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई डी इज इक्वल टू 3/4 आएगा। ये सवाल का आंसर हो गया।
तो इस तरीके के छोटे छोटे सवाल लगाए जाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। सो अब स्टूडेंट्स मैंने साफ प्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित कुछ प्रमेय दी है। जैसे पहली प्रमेय है, 2-3 प्रमेय में आपको बताऊंगा जो पूछी जा सकती है। क्या कह रहा है, यदि ए किसी प्रतिदर समष्टि X से संबद्ध कोई घटना है, तो देखिए घटना है A जो कि प्रतिदर समष्टि S से संबद्ध है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाई A यानी S की साफ प्रतिबंध प्रायिकता A पर और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A यानी A की साफ प्रतिबंध प्रायिकता A पर, दोनों का मान कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो मैंने आपको बताया है कि जो प्रायिकता चैप्टर बना है वो सेट से बना है, तो अगर आप प्रायिकता को फिगर के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो बिल्कुल सेट जैसा ट्रीट करेंगे। सेट में क्या होता था, यूनिवर्सल सेट यानी समष्टि समुच्चय को आयत के द्वारा दिखाते थे और जो अन्य समुच्चय हैं जो उसके उप समुच्चय होते थे उनको सर्कल से दिखाते थे। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो प्रतिदर्श समष्टि होगी, प्रतिदर्श समष्टि को हम आयताकार आकृति द्वारा प्रदर्शित करेंगे S, और जो प्रतिदर्श समष्टि का उप समुच्चय होता है यानी घटना की डेफिनेशन मैंने बताई थी, इवेंट जो घटना होती है वो प्रतिदर्श समष्टि का क्या होती है, उप समुच्चय होती है। तो ये प्रतिदर्श समष्टि के लिए आयत का यूज करेंगे और इसका उप समुच्चय क्या होगा, सर्कल। उप समुच्चय का मतलब ये जो सर्कल होगा यानी सर्कल किसको डिनोट करेगा, घटना A को। तो ये जो सर्कल है A वो इस आयत के अंदर रहेगा, क्योंकि जो घटना होती है वो प्रतिदर्श समष्टि का क्या होती है, उप समुच्चय होती है। तो बाहर ऐसा रहेगा, अंदर के रहेगा, ये बात आप याद रखिए। तो क्या कह रहा है, इसका सत्यापन करना है। प्रश्नानुसार घटना के समुच्चय घटना के प्रतिदर्श समष्टि S से संबंधित है, S से संबंधित है, अतः जो घटना होगी A वो सबसेट होगी किसका, S का। A एक सबसेट ऑफ S। तो अगर आपने समुच्चय चैप्टर पढ़ा है कि अगर A S का उप समुच्चय है तो A और S का इंटरसेक्शन A के बराबर होगा, A और S का इंटरसेक्शन A के बराबर होगा। यदि दो समुच्चय होते थे A और B, अगर A सबसेट होता था B का तो A यूनियन B किसके बराबर होता था, B के बराबर होता था। A यूनियन B किसके बराबर होता था, A यूनियन B बराबर होता था B के बराबर, और A इंटरसेक्शन B बराबर किसके होता था, ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर कोई समुच्चय A वो समुच्चय है किसका, B का, तो A यूनियन B का आंसर आता था B के बराबर और A इंटरसेक्शन B का आंसर आता है किसके बराबर, A के बराबर। यदि A B का क्या हो, उप समुच्चय, तो यदि A B का उप समुच्चय है तो A यूनियन B इज इक्वल टू B और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A आएगा। इस पॉइंट को हम यूज करेंगे। तो बताइए A उप समुच्चय किसका, S का, तो A यूनियन S, A यूनियन S किसके बराबर होगा, S के बराबर होगा। इसको A बोला, इसको B बोल दिया, उस पॉइंट को यूज करना है। और A इंटरसेक्शन S किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, है ना। हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ S by A is equal to probability of A by A is equal to 1, ये प्रूफ करना है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम जानते हैं सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S by A, साफ प्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ S by A को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B करना है, तो A का काम S कर रहा है, B का काम A कर रहा है, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, तो A की जगह S इंटरसेक्शन B की जगह A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और यहाँ पर ये नीचे वाले घटना की प्रायिकता शून्य नहीं होनी चाहिए, तो नहीं ये शून्य नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S by A इज इक्वल टू, आप बताइए मैं S इंटरसेक्शन A को A इंटरसेक्शन S भी लिख सकता हूँ,
और ए इंटरसेक्शन एस किसके बराबर है, ए के बराबर। तो ए इंटरसेक्शन एस की जगह ए लिख दीजिए, तो पी ए अपॉन पी ए यानी कितना आएगा इधर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई ए कितनी आ रही है 1। अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए। इसका आंसर भी अगर 1 आ जाए तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर यानी प्रूव हो जाएगा। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए क्या लगेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बनता है, तब की बात बी का काम क्या कर रहा है ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी की जगह ए है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की जगह ए चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए, कुछ चीजें मैं और लिख दे रहा हूं आपको, फिगर हटा देंगे, जिसको समझ नहीं आता उसको इतनी चीज आनी चाहिए। ये सबसेट है बी का, तो ये दो पोर्शन बनेंगे। दूसरा ए में ए का यूनियन अगर करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ए में ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी क्या आएगा, ए बी आएगा। अगर ए में यूनियन करेंगे ए डैश का तो हमको मिलेगा सैंपल स्पेस यानी एस यानी प्रतिदर्श समष्टि जिसे बोलते हैं चैप्टर में, है ना, समझे चैप्टर में। अगर ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। ये आपको याद रखना है इतनी चीजें, जिनका यूज हो सकता है हमें चलिए। तो देखिए यहाँ पर ए का जब ए में इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा, बी ए अपॉन बी ए कितना आ गया, ये बी मान आ गया, जिसको समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का दायां पक्ष एक आया, आया कि नहीं। तो जब दोनों के दाएं पक्ष बराबर है तो दोनों के बाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 हुआ 2 से स्पष्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए, दोनों बराबर है और कितने के, एक के बराबर। यही हमको सिद्ध करना है, प्रूफ। ऐसे लगेंगे सवाल, ये थ्योरम। अगला क्या है, अगली प्रमेय में ले रहा हूं, इसमें आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कर सकते हैं। प्रमेय 2, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी किसी यादृच्छिक प्रयोग के यादृच्छिक परीक्षण से संबद्ध दो घटनाएं हैं, दो घटनाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अब इसमें प्रतिदर्श समष्टि का कोई जिक्र नहीं किया, प्रतिदर्श समष्टि का अगर जिक्र नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिए बिना प्रतिदर्श समष्टि के कोई घटना बनती नहीं है। तो इसमें ऐसे प्रतिदर्श समष्टि की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसमें प्रतिदर्श समष्टि को नहीं दिया गया, ए और बी से ही समान लग जाएगा। उसमें प्रतिदर्श समष्टि दी थी तो चित्र बना लिया था। देखिए क्या लिखा है, यदि ए तथा बी किसी यादृच्छिक परीक्षण से संबद्ध दो घटनाएं, तो दो घटनाएं हैं ए और बी, वो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो लिखिए प्रश्नानुसार ए तथा बी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट से संबद्ध दो घटनाएं माना इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है वो ऐसा है, बिना सैंपल स्पेस की घटनाएं तो बनेगी नहीं।
मानांक से यादृच्छिक परीक्षण का, मानांक से यादृच्छिक परीक्षण का कि प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि क्या है? एस है। तो स्पष्ट है कि जो एक घटना होगी वो भी एस का सबसेट होगी और जो भी घटना होगी वो भी एस का क्या होगी? सबसेट होगी, है ना। तो हमको सिद्ध क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ये क्वेश्चन सिद्ध करना है। तो मैं इसको देखता हूँ ये क्या बनेगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी इज इक्वल टू, क्या फार्मूला लगेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे ए का काम ए बार कर रहा है, बी का काम बी कर रहा है। तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की जगह ए बार, इंटरसेक्शन बी की जगह बी, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी की जगह बी चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, इसको तो हमें प्रूफ करना है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और इसके लिए मैंने इसका फार्मूला आपको दिखाया होगा वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में जब चैप्टर में इंट्रोडक्शन हुआ था तो मैंने इसका फार्मूला दिखाया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एक मैंने दिखाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, है ना। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं। तो इसका ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो मैंने क्या किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का इसमें रूल रखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं? पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मैंने सूत्र अप्लाई कर दिया जो लिखा था, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ अपॉन अलग अलग कर देंगे। तो एक बार पी बी के नीचे पी बी, पी बी अपॉन पी बी का मतलब 1 और माइनस ये क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। और इसका मैंने आपको फार्मूला बताया है। ये किसका फार्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का, आपको याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर यहाँ पे पी ए होता तो फिर बनता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन बी, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। यही हमको स्टूडेंट्स प्रूव करना है सवाल में। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रूव हो गया ये। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने अगली प्रमेय ली है, प्रमेय 3। देखिए क्या लिखा है मैंने, यदि ए बी तथा सी किसी प्रतिदर्श समष्टि एस से संबद्ध घटनाएं, तो 3 घटनाएं हैं ए बी सी। तो बताइए घटनाएं कब बनती है? घटनाएं तब बनती है सैंपल स्पेस के द्वारा बनती है ना। तो ए बी सी सैंपल स्पेस एस से संबद्ध क्या है? घटना है। तो प्रश्नानुसार ए बी तथा सी प्रतिदर्श समष्टि एस से संबद्ध घटनाएं हैं। तो बताइए ये तीनों घटनाएं ए बी सी तब बनी होंगी, यानी ए बी सी तब बनी होंगी जब सैंपल स्पेस आया होगा, और ये जो घटनाएं होंगी वो सैंपल स्पेस का क्या होंगी? सबसेट। तो ए सबसेट होगा एस का, बी भी सबसेट होगा एस का, सी भी सबसेट होगा किसका? एस का। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। आगे क्या लिखा है? यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब सी के घटित होने की प्रायिकता 0 नहीं है। तो ये भी दिया है कि सी की प्रायिकता 0 नहीं है, मतलब सी के घटित होने की प्रायिकता 0 से बड़ी ही है ना, 1 से छोटी होगी, 1 तक हो सकती है। तो हमको सिद्ध करना है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये पूरा सिद्ध करना है। तो जो चीज सिद्ध करनी है उसको आप हेडिंग डाल लीजिएगा, सिद्ध करना है ये पोर्शन।
अब मैं क्या करूंगा, इसके इस LHS को सॉल्व करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा और ये लाऊंगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं LHS लिया नहीं, इसको मैं टारगेट करके ये चीज लाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अपॉन C इज इक्वल टू A यूनियन C को आप A बोलिए A और C को क्या बोलिए B, तो बना प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो A की जगह A यूनियन B और इंटरसेक्शन B की जगह C अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जगह क्या चल रहा है C। ऑब्जेक्ट आपको बताया था कि इसमें नीचे वाली चीज की प्रायिकता 0 नहीं होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज नॉट इक्वल टू 0। जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, समझ जाए। अब हम क्या करेंगे, इस ABC को वेन आलेख के द्वारा दर्शाएंगे। देखिए अब वेन आलेख का काम है, इसमें इस घटना का हम चित्र बनाते हैं। जैसे ये आयत बना लिया S, ये प्रतिकर समष्टि होगी और तीन घटनाएं A B C, और देखिए क्या कैसे बनाएंगे तीन सर्कल की, तीनों आपस में कट करेंगे। एक दो, ये A ये B और ये नीचे से क्या निकाल लिया C। तो ध्यान से देखिएगा, मैं जो बात बोल रहा हूं आपको देखिए। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल में हम कितनी चीज को देखेंगे, P को नहीं देख रहे, P को अभी हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। A यूनियन B, A यूनियन B का मतलब A और B का पूरा हिस्सा। तो A यूनियन B का मतलब A से लेके B तक का हिस्सा लगेगा। ये A यूनियन B में ही आता है, ये A का हिस्सा और ये B का हिस्सा। तो ये A यूनियन B हो गया पूरा। A यूनियन B में इंटरसेक्शन करना है C का, मतलब इस हिस्से के साथ ये जो हिस्सा पूरा लगा है A यूनियन B, इस हिस्से के साथ वो C का हिस्सा रहेगा जो दोनों में क्या हो बाइनेस। तो बताओ इस A यूनियन B के साथ C का इंटरसेक्शन निकालिए। तो C सर्कल कितने पार्ट में बनता है, तो हमको दिख रहा है कि A यूनियन B के साथ C का कौन सा हिस्सा कॉमन दिख रहा है, ये वाला हिस्सा कॉमन दिख रहा है। अगर इसको हम साफ करके दिखाएं आपको, अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या है। ये देखिए एक सर्कल A का, एक सर्कल B का, तो देखिए ये A और B हो गया है ना। A यूनियन B का मतलब A और B का पूरा हिस्सा लगेगा। A यूनियन B का मतलब A और B के पूरे हिस्से के साथ C का कौन सा हिस्सा उभयनिष्ठ है। इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ है। तो ये C सर्कल जा रहा है, तो हमको देख रहा है कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये तीनों पोर्शन, ये जो तीनों पोर्शन है ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, A यूनियन B के साथ C के इंटरसेक्शन को। तो A यूनियन B का मतलब A और B का पूरा हिस्सा। अब A और B का पूरा हिस्से में C का कौन सा हिस्सा उभयनिष्ठ है। A और B के पूरे हिस्से के साथ C सर्कल का कौन सा हिस्सा उभयनिष्ठ है, ये वाला। देखिए ये वाला सर्कल, ये C का ही तो पार्ट है, और ये जो C का पार्ट वाला सर्कल है वो A यूनियन B में भी मौजूद है। तो यानी ये शेड आया, ये शेड है ना। तो ये जो शेड होगा तीनों पार्ट में, ये जो शेड होगा ये क्या है हमारे अनुसार, ये चित्र के अनुसार है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। और चित्र के अनुसार देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन C को हम लिख सकते हैं ये पोर्शन और प्लस ये पोर्शन, देख सकते हैं कि नहीं। देखिए ये तीनों पोर्शन को ऐसे बांट दें, एक पोर्शन ये, तो ये पोर्शन बताइए किन दोनों सर्कल का उभयनिष्ठ भाग है, ये पोर्शन है A और C का उभयनिष्ठ भाग। देखिए इस पूरे पोर्शन में ये हिस्सा है C का और ये हिस्सा है A का, तो ये A और C का उभयनिष्ठ भाग है इतना पोर्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन C, और ये पोर्शन किसका भाग है, ये पोर्शन। तो इस पोर्शन में C का सर्कल आ रहा है और नीचे से B का सर्कल आ रहा है, तो ये पोर्शन है किसका भाग, B इंटरसेक्शन C, और दोनों के बीच में क्या लगेगा, यूनियन, क्योंकि मिला के करना है। तो हम A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यानी A यूनियन B इंटरसेक्शन C को ये लिख सकते हैं,
है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा चित्र के अनुसार। चित्र आप बना लीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सी, जिसने थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है वो समझ लेगा, बाकी मैंने समझाया है आपको अपनी फिगर से। आप एक बार देखिए वीडियो बैक करके तो आपको समझ में आएगा। ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी। अपॉन में कितना है, अपॉन में टीसी है, जिसको हमने वेन आरेख से लिखा, वेन आरेख से, वेन आरेख मैंने बना के दिखाया, उसी से मैंने लिखा। ठीक है, अब आगे प्रश्न। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी को आप बोलिए ए, और बी इंटरसेक्शन सी को आप बोलिए बी। तो आपको सूत्र समझ में आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या सूत्र होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सूत्र याद होना चाहिए, ए की जगह ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की जगह ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन बी की जगह बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पीसी। अब एक काम करिए, पीसी तीनों के अपॉन में अलग अलग कर दीजिए पीसी को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पीसी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पीसी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ये पोर्शन चेक करिए, ए और सी का उभयनिष्ठ हिस्सा। तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी का उभयनिष्ठ भाग। तो ए और सी सर्कल का उभयनिष्ठ भाग ये है जिसमें मैं हाथ चला रहा हूं, देखिए, है ना, ठीक। और बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी का उभयनिष्ठ भाग। तो बी और सी का उभयनिष्ठ भाग ये है। तो ए और बी, ए और सी का उभयनिष्ठ भाग ये और बी और सी का उभयनिष्ठ भाग ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब इसके और इसके, इन दोनों में कौन सा पोर्शन उभयनिष्ठ है। तो देखिए इस पोर्शन और इस पोर्शन, इस पोर्शन और इस पोर्शन का उभयनिष्ठ पोर्शन ये बीच वाला पोर्शन है, और बीच वाला पोर्शन में देखिए ए सर्कल भी आ रहा है, बी सर्कल का भी हिस्सा आ रहा है, और ये सी सर्कल का भी हिस्सा आ रहा है। चेक करिए, ये हिस्सा बी सर्कल का, ये हिस्सा ए सर्कल का, और ये हिस्सा सी सर्कल का। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं ए बी सी तीनों का उभयनिष्ठ भाग। तो तीनों के उभयनिष्ठ भाग का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं वैन आरेख से। आप इसको वीडियो को पॉज करके देखिए, ये चीज बार बार जो मैंने अभी समझाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सरल है आ जाएगी। अब देखिए आप सी को बोलिए बी, क्योंकि नीचे क्या है बीसी है, सी वाले को बी बोलना है। तो बोलिए जरा सी को बी इस पूरे में। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, सी को बी बोल रहे हैं अपॉन पी बी। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये सूत्र बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो ए की जगह ए और बाई की जगह बाई, बी की जगह सी हो गया। अच्छा, सेम इसी तरीके से इसमें बोलेंगे तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई सी, और यहाँ पर भी सी को क्या बोलिए बी, और इस पूरे को बोलिए ए। तो क्या बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो ए की जगह कितना ए इंटरसेक्शन बी और बाई बी की जगह कितना सी। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ये थ्योरम की क्या होगी प्रूफ, ये थ्योरम्स आ सकती हैं पेपरों में। सो स्टूडेंट्स अगला एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है ना। यदि ए तथा बी तीन पोर्शन है, तीनों पोर्शन सिद्ध करेंगे। यदि ए तथा बी किसी यादृच्छिक परीक्षण से संबंधित घटनाएं हैं, तो बताइए ए और सी किसी यादृच्छिक परीक्षण मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रश्नानुसार ए तथा बी किसी
यादृच्छिक परीक्षण से संबद्ध घटनाएं हैं जिसकी प्रतिदर्श समष्टि S है, तो स्पष्ट है कि ये घटनाएं क्या होंगी, A और B घटनाएं हैं और किससे संबंध है, प्रतिदर्श समष्टि S है। ठीक है, ये मैंने मान लिया क्योंकि S दिया नहीं है, माना S है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि A भी सबसेट होगा S का, B भी सबसेट होगा किसका, S का। हमको सिर्फ क्या करना है, probability of A is equal to probability of A intersection B plus probability of A intersection B bar। B bar का मतलब B नहीं, A intersection B bar का मतलब A में है लेकिन B में नहीं, और इसका मतलब A bar intersection B का मतलब A में नहीं है किंतु B में है, और A intersection B का मतलब A और B दोनों में। इसको पढ़ेंगे A और B दोनों में, इसको पढ़ेंगे A में है किंतु B में नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब तथा होता है, A में है और B में नहीं है। इसको पढ़ेंगे A में नहीं है और B में है, और यूनियन को अथवा पढ़ते हैं। तो इस स्थिति का हम क्या बनाएंगे, वेन आरेख। इस स्थिति का वेन आरेख, इस स्थिति का वेन आरेख, वेन आरेख बनाइए। तो वेन आरेख बनाने के लिए पहले प्रतिदर्श समष्टि का फिगर यानी S है ना, और देखिए इसमें क्या लिख रहा है, A इंटरसेक्शन B। तो S के अंदर जो दोनों सर्कल बनाएंगे वो किस तरीके के बनाएंगे कि दोनों एक दूसरे को कट करें। ये A सर्कल हो गया, ये B सर्कल हो गया, और ये दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा हो गया A इंटरसेक्शन B। ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये हिस्सा, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये हिस्सा वो है जो A में भी मौजूद है और B में भी मौजूद है, यानी A और B का उभयनिष्ठ भाग। अच्छा, इतने हिस्से को क्या बोलेंगे, सिर्फ इतने हिस्से को, ये वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये वो हिस्सा है जो A में है लेकिन B में नहीं है, यानी ये वो हिस्सा है जो A में है किंतु B में नहीं है, यानी ये हिस्सा है A इंटरसेक्शन B बार। और ये वाला वो हिस्सा है जो B में है किंतु A में नहीं है, तो इसको बोलेंगे A में नहीं है और B में है, तो ये बना A बार इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये मैंने वेन आरेख लिख दिया। ठीक, आपको क्या सिद्ध करना है, पहले पोर्शन में PA बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बार। तो एक बार आपको A की प्रायिकता ज्ञात करनी है, एक बार आपको B की प्रायिकता प्रूव करनी है, और एक बार A यूनियन B की प्रायिकता प्रूव करनी है। अब देखिए यहाँ अभी मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में परस्पर अपवर्ती घटनाएं बताई। दो घटनाएं A और B परस्पर अपवर्ती घटनाएं होती है कब, जब A और B में कोई भी उभयनिष्ठ पोर्शन ना हो। दो घटनाएं A और B परस्पर अपवर्ती कब होती है, जब A और B का इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई। तो A हमने सूत्र भी दिखाया था कि यदि A और B परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो अगर यहीं पे मैं तीन घटनाएं कर लूं A B और C, तो अगर तीन घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। अगर चार घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C यूनियन D इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले पोर्शन में हमें A की प्रायिकता निकालनी है, तो वेन आरेख से हम सिर्फ A फिगर को देख रहे हैं। तो बताइए ये जो A फिगर है, A वाला सर्कल है, A वाला सर्कल दो हिस्से बना रहा है, एक A इंटरसेक्शन B बार और एक A इंटरसेक्शन B। ये A वाला सर्कल है और A वाले सर्कल के दो पोर्शन है, एक पोर्शन है A इंटरसेक्शन B बार और एक पोर्शन है A इंटरसेक्शन B। तो अगर हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ दें तो पूरा A सर्कल बन रहा है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो जोड़ने का मतलब प्लस और गुणा का मतलब इंटरसेक्शन, समझ रहे हैं। जोड़ने का मतलब क्या होता है, यूनियन, और गुणा का मतलब होता है इंटरसेक्शन।
तो हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो ए सर्कल है, ये ए सर्कल इन दोनों को जोड़ने से बना हुआ है। तो वेर आरेख से हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या, ए इंटरसेक्शन बी बार, और जोड़ने का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब एकता, एकता का मतलब जोड़ रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया ए, ठीक। तो ए बराबर है ना, लेकिन हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए तो दोनों पक्षों में प्रोबेबिलिटी का सिंबल ले लीजिए पी ए। तो जब पी सिंबल यहाँ पे लिया है तो पी सिंबल यहाँ पर भी लेंगे। एक बार प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, एक बार प्रोबेबिलिटी एलएचएस की, एक बार प्रोबेबिलिटी आरएचएस की। तो पी लिख के इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी बार, तो देखिए मैं इस फिगर को ऐसे काट ले रहा हूं, कुछ ऐसा फिगर है, ऐसा फिगर है। ये ए इंटरसेक्शन बी बार है और ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये ए का सर्कल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी बार यानी ये सेम है और ए इंटरसेक्शन बी का सेम ये है, तो अगर मैं पूछूं कि इन दोनों भागों में उभयनिष्ठ भाग कौन सा है, तो ये दोनों पोर्शन एक दूसरे को अंदर से कहीं नहीं छू रहे, ऐसा नहीं कट कर रहे। देखिए इस पोर्शन और ये पोर्शन, ये दो अलग अलग पोर्शन है। अगर इसको आप यहाँ से कैंची से काट देंगे तो दोनों एक दूसरे को नहीं टकराएंगे। अगर ये कुछ ऐसा होगा, एक ये और एक ये, तो ये दोनों पोर्शन में ये वो पोर्शन है जो दोनों से मिलकर बन रहा है। तो मैं इस फिगर में पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी बार और ए इंटरसेक्शन बी दोनों का उभयनिष्ठ भाग कौन सा है? उभयनिष्ठ का मतलब वो भाग जो दोनों से मिलकर बन रहा है। तो दोनों से मिलकर कोई भी भाग नहीं बन रहा है, सिर्फ ये लाइन आ रही है, वो एरिया कुछ नहीं बन रहा है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है, इन दोनों पोर्शन में उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है 1 2 3, ये है 5 6 7 और ये बीच में है 9। आप समझिए इस बात को जरा, ये ए है, ये बी है, तो ये पोर्शन हुआ ए इंटरसेक्शन बी बार, ये पोर्शन हुआ ए इंटरसेक्शन बी और ये पोर्शन हुआ ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि इस पोर्शन और इस पोर्शन का उभयनिष्ठ भाग बताइए। तो बताइए इस पोर्शन में 1 2 3 है, इस पोर्शन में कितना है 9, तो इन दोनों में तो कोई अवयव उभयनिष्ठ है ही नहीं। यानी ये दोनों पोर्शन क्या होते हैं? परस्पर अपवर्ती, पहला दूसरा तीसरा। तो आपको फिगर में ये लाइन ध्यान रखनी है कि पहला दूसरा फिगर परस्पर अपवर्ती है, दूसरा तीसरा फिगर परस्पर अपवर्ती है और तीसरा और पहला फिगर भी परस्पर अपवर्ती है। यानी ये जो डायग्राम बना है इसमें ये दोनों पोर्शन परस्पर अपवर्ती है, ये दोनों भी परस्पर अपवर्ती है, ये दोनों भी परस्पर अपवर्ती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ भाग नहीं है। देखिए इस फिगर से, इस सवाल से देखिए, इन दोनों में क्या कोई अवयव उभयनिष्ठ है? नहीं है। क्या इन दोनों में कोई अवयव उभयनिष्ठ है? नहीं है। या इन दोनों में कोई अवयव उभयनिष्ठ है? नहीं है। इसका मतलब ये तीनों पोर्शन आपस में क्या है? परस्पर अपवर्ती। यानी ये दोनों परस्पर अपवर्ती, ये भी परस्पर अपवर्ती, ये भी परस्पर अपवर्ती है कि नहीं? तो बताइए मुझे समझ में आ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बार और ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों कैसे हैं? परस्पर अपवर्ती। तो परस्पर अपवर्ती है तो इसे बोलिए क्या? ए, और इसे क्या बोलिए? बी। तो सूत्र बनेगा पी ए यूनियन बी। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्ती हो तो एक सूत्र लगाया था पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी, दिखाया था। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख दूंगा इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह क्या? ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे रीजन डाल लेंगे क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बार तथा ए इंटरसेक्शन बी परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं। तो देखिए ये प्रूव हो गया, पी ए बराबर कितना प्रूव हो गया? पी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यही प्रूव करना था और इस सूत्र को मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर वो सूत्र भी प्रूव करने को आ जाए तो यही पोर्शन है।
तो मैंने पी ए बता दिया, इसी तरीके से आप पी बी निकाल लेंगे, सेम है। पी बी निकालेंगे तो बी सर्कल में आएंगे, बी सर्कल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो सेम ऐसे ही करते चले जाना। अब मैं तीसरा पोर्शन बता रहा हूँ, तो दूसरा पोर्शन आप कर सकते हैं। तीसरे पोर्शन में हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है? तीसरे पोर्शन में हमें ए यूनियन बी की क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो लिखेंगे व्हेन आर से, व्हेन आर से, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी पूरा, तो ए और बी का पूरा हिस्सा तीन पार्ट में है, तो क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी को ये पोर्शन यूनियन ये पोर्शन यूनियन ये पोर्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी। और मैंने आपको बताया ये तीनों पोर्शन कैसे हैं? परस्पर उपवर्ती, क्योंकि इन तीनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। अगर कोई कहे ये दोनों कैसे हैं? परस्पर उपवर्ती, ये दोनों कैसे हैं? परस्पर उपवर्ती, ये दोनों भी कैसे हैं? परस्पर उपवर्ती, तो ये तीनों कैसे हैं? परस्पर उपवर्ती। तो सारा फिगर इसमें परस्पर उपवर्ती का है, सर्कल से मिला के। तो चूंकि तीनों पोर्शन क्या है? परस्पर उपवर्ती, तो प्रायिकता निकालनी है, तो P का सिंबल लगाइए, P A यूनियन B, और P का सिंबल यहाँ पे लगेगा, बाकी सारी चीजें ब्रैकेट के अंदर चली जाएगी। तो इसको नेक्स्ट लाइन में क्या लिख देंगे? ये तीनों घटनाएं कैसी हैं? ये घटना ये घटना ये घटना, तीनों घटनाएं परस्पर अपवर्ती है फिगर से, तो इन तीनों घटनाओं का यूनियन क्या होगा? पी ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों अलग अलग हो जाएंगी, बीच में प्लस लग जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा, रीजन लिख दीजिएगा, क्योंकि ये परस्पर अपवर्ती घटना है। तो देखिए क्या प्रूव करना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये लिख रहा है, तो पहले लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। तो देखिए ये प्लस का मौजूद है, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। ये प्रूव हो गया, इस रिजल्ट को भी हमने प्रूव कर लिया। सो स्टूडेंट देखिए मैंने अगला सवाल लिया हुआ है, अब लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, और लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़नी होगी कि सवाल क्या कह रहा है। देखिए सवाल बिल्कुल सिंपल है, अगर आप सोचेंगे सही से तो क्या कह रहा है? एक पारिवारिक चित्र है, एक पारिवारिक चित्र है यानी फैमिली फोटो है, उस फैमिली फोटो में माता पिता तथा पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। यादृच्छा खड़े हैं का मतलब तीनों की पोजीशन फिक्स नहीं है, कोई फोटो को सीधे देखेगा तो माता पिता साइड कॉर्नर में खड़े दिखेंगे, कोई फोटो किसी दूसरे एंगल से देखेंगे, यादृच्छा का मतलब इनका स्थान फिक्स नहीं है। तो एक फैमिली फोटो है, उसमें कौन कौन खड़ा है? माता पिता तथा पुत्र यादृच्छा खड़े हैं, ठीक है। ई घटना क्या है? ई घटना है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, एफ घटना जो है वो पिता मध्य में खड़े हैं, तो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ ज्ञात कीजिए। तो बताओ यहाँ पे फैमिली फोटो है, ये फैमिली फोटो है, मान लीजिए ये फ्रेम है, इसमें तीन लोगों को खड़ा करना है, माता पिता और पुत्र। तो मान लीजिए ये तीन पोजीशन है, ये तीन पोजीशन है, इन तीन पोजीशन में माता को पिता को और पुत्र को खड़ा करना है। तो माता की इंग्लिश मदर होती है, तो माता की इंग्लिश यानी एम, एम फॉर मदर, और फादर एफ से और पुत्र एस से। तो बताइए अगर कहते हैं कि हमको तीन लोगों को खड़ा करना है तो क्या क्या पोजीशन हो सकती है ना? मान लीजिए इस फोटो फ्रेम में तीन लोगों को खड़े होना है, तो अलग अलग क्या कंडीशन हो सकती है? मान लीजिए पहली जगह मदर खड़ी हो जाए, दूसरी जगह फादर, तीसरी जगह क्या? सन। अच्छा, आज एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पहली जगह मदर रहे, सन और फादर अपनी पोजीशन बदल ले, है ना? तो एम एस एफ भी बन सकती है ना? अब देखिए फादर दूसरी पोजीशन में आ चुके, फादर तीसरी पोजीशन में आ चुके,
सन दूसरी पोजीशन में आ चुका, सन तीसरी पोजीशन में भी आ चुका। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ी पोजीशन बदलेंगे। अभी हमने पहली प्लेस में मदर को रखा था, अब हम दूसरी प्लेस में मदर को करेंगे। तो पहली प्लेस में फादर, अब दूसरी प्लेस में मदर, तीसरी प्लेस में क्या, सन। ठीक है, अब हम पोजीशन बदल बदल के देखेंगे कि कितनी पोजीशनें बन सकती है, ये लोग कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं। अच्छा, अगला ऐसे ही हमको देखना है कि कौन कौन कहां कहां खड़ा हो सकता है। तो अभी फादर को पहले प्लेस पर ही खड़ा रखिए और मदर और सन की प्लेस बदल लीजिए। तो मदर और सन की प्लेस बदलेंगे तो एस और ये एम आ जाएगा, और पोजीशनें भी संभव होंगी। तो देखिए अभी मैंने सिर्फ 4 पोजीशन बनाई है। कैसे मैंने बनाई, 3 लोगों को खड़ा करना है, तो एक पोजीशन में पहले मैंने मदर को खड़ा किया, तो दूसरी पोजीशन में फादर को, तीसरी पोजीशन में सन को। एक कंडीशन और हो सकती थी कि मदर का प्लेस हम फिक्स रखें और एक और उनके प्लेस आपस में बदल दिए, तो एक कंडीशन और बन सकती है। ऐसे ही फिर एक बार मैंने फादर को पहली जगह फिक्स कर दिया, दूसरी जगह मदर, तीसरी जगह सन। फिर मैंने अगली पोजीशन में फादर को फिक्स करके सन और मदर की पोजीशन बदल दी। अब अगली कंडीशन में फिक्स करूंगा किसके लिए, सन के लिए। तो एक तरफ फादर, एक में मदर, और फिर एक सन की पोजीशन पे फिक्स रखेंगे तो मदर और फादर अपने प्लेस से घूम सकते हैं। तो ये इतनी स्थितियां हैं जिसके अकॉर्डिंग ये पिता, पुत्र तथा लड़के एक फैमिली फोटो में सेट हो सकते हैं। तो कितनी स्थितियां, 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे माना, एम माता, एफ पिता तथा एस पुत्र को प्रदर्शित करते हैं, पुत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो पारिवारिक चित्र में, तो पारिवारिक चित्र में तीनों के खड़े होने की कुल स्थितियां, तीनों के खड़े होने की कुल स्थितियां ये हमको दिख रही है, कुल स्थितियां। और कुल स्थितियां का मतलब सैंपल स्पेस बना रहे हैं इसका। सैंपल स्पेस एस बराबर क्या बनेगा, पहली प्लेस पे मदर फादर सन, फिर क्या मदर सन फादर, फिर फादर मदर सन, फिर फादर सन मदर, फिर सन फादर मदर, फिर सन मदर फादर। तो ये सैंपल स्पेस बन गया, 6 स्थितियां बनी। अब ये तो बना सिर्फ सैंपल स्पेस। हमने ये जाना कि पारिवारिक चित्र में तीनों कितने प्रकार से खड़े हो सकते हैं। अब हम ई घटना को चेक करेंगे और एफ घटना को चेक करेंगे कि ई और एफ घटना इस सवाल के अनुसार है क्या। तो ई घटना आपको साफ साफ स्पष्ट दे दी गई है कि जो ई घटना है उसमें पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। तो बताइए सैंपल स्पेस में ई घटना क्या बनेगी सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग। सवाल कह रहा है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, एक सिरे का मतलब किनारे, बीच में नहीं है। तो बताइए इन 6 पॉइंटों में एस कॉर्नर पे कहां है। एक एस कॉर्नर पे यहाँ पे एस कॉर्नर पे नहीं है, एस बीच में, तो ये नहीं सिलेक्ट करेंगे। एक एस ये कॉर्नर में, सिरे का मतलब किनारे, और एक एस यहाँ पर है, एक एस यहाँ पर है ना। तो 4 जगह ऐसी है जहाँ पे जो पुत्र है वो कोने में खड़ा है, एक सिरे पे खड़ा है। तो ई का सेट क्या बनेगा, ई का सेट बनेगा एमएफएस एफएनएस, फिर क्या बनेगा एसएफएन, फिर क्या बनेगा एसएमएफ, एसएमएफ, है ना। ये बन गया, ये ई सेट बन गया। एफ कंडीशन क्या है सवाल के अनुसार, जो एफ घटना है उसमें पिता मध्य में खड़े हैं। बताइए इसमें से ऐसी कितनी पोजीशन है जिसमें फादर बीच में, तो फादर बीच में किस पोजीशन में, एमएफएस में और एक एसएफएम में। तो एक बार क्या एमएफएस और एक बार एसएफएम। तो ये हो गया कितना एमएफएस और एसएफएम हो गया। तो मैंने ई सेट बना लिया, मैंने एफ सेट बना लिया, मैंने सैंपल स्पेस पहले बना लिया। आपको ये चेक करना है कि सवाल का सैंपल स्पेस क्या होगा। सवाल का सैंपल स्पेस पर जानने के लिए आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। साफ साफ कह रहा है कि पारिवारिक चित्र में 3 लोग खड़े हैं,
तो पारिवारिक जितने तीन है, माता पिता और पुत्र, तो आप ये चेक करेंगे कि तीनों किस किस पोजीशन में हो सकते हैं। पहली जगह मदर, दूसरी जगह फादर, तीसरी जगह सन, ऐसे करके मैंने पूरी स्थितियां बनाई। तो सैंपल स्पेस बना और ई और एफ आपको सवाल में दिया गया कि कैसे निकलेगा, और ई और एफ सैंपल स्पेस से निकलेगा। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कैसे लगेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी का केस नहीं लगाना है तो यहां से आप ई हटा दीजिए, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, एन ई बाई एन एस करके लगाएंगे तो एक सूत्र ये भी तो निकलता था। अब हमको करना पड़ेगा ई और एफ का क्या इंटरसेक्शन। तो बताइए ई और एफ इंटरसेक्शन करेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ में यहां करके दिखा दे रहा हूं। ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन पोर्शन एक एम एफ एस होगा और एक एस एफ एम होगा। तो कितना? एम एफ एस और एस एफ एम। ये बन गया क्या? ई इंटरसेक्शन एफ। और इसके एलिमेंट्स काउंट करेंगे। एलिमेंट्स का मतलब कितने अवयव हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने अवयव हैं? 2। और एफ में कितने अवयव हैं? एफ में भी कितने अवयव हैं? 2। तो भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? एक बार भाग जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 1। ये सवाल का आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही सवाल लगते हैं। ऐसे सवाल मैं आपको और वीडियो में बताऊंगा तो आपको आइडिया होगा। लैंग्वेज वाले सवाल में सबसे पहले पढ़ के आप सैंपल स्पेस बनाएंगे, आपको घटनाएं नहीं होंगी ऐसे, तो आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी निकालिए इस चीज की। तो आपको सैंपल स्पेस सही से बनाना आना चाहिए। सैंपल स्पेस सही बनाएंगे तो घटनाएं भी सही बनेगी और आपका आंसर भी सही आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज बेस्ड और क्वेश्चन बताऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा चैप्टर को। थैंक यू स्टूडेंट्स।